वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडीज। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है इस एसेंस का मतलब, चलिए समझते हैं। एसेंस का मतलब होता है सोल। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, सबके अंदर आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। इसलिए कह दिया ये एक सोल है, आत्मा है मैनेजमेंट की। हर जगह आपको कोऑर्डिनेशन का यूज देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई सा भी फंक्शन हो, कुछ भी चीज हो। इसलिए इसको कह दिया गया सोल ऑफ मैनेजमेंट या फिर एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए समझते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर। चलिए समझते हैं इन 5 फंक्शनों में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन का यूज किया जाता है। इन 5 फंक्शनों के बिहाफ पे ही कोऑर्डिनेशन को एसेंस कहा गया है मैनेजमेंट की। चलिए समझते हैं प्लानिंग में किस तरीके से आपका कोऑर्डिनेशन यूज होता है। मान लीजिए आपके टॉप लेवल ने कोई भी गोल को सेट करा या कोई भी टारगेट को सेट कर दिया। अब जितने भी मिडिल लेवल वाले बंदे हैं, लोअर लेवल वाले बंदे हैं, उन्होंने भी अपने हिसाब से कुछ प्लानिंग करी होगी। अब मान लीजिए आपके टॉप मैनेजमेंट ने 10% से प्रॉफिट इंक्रीज करने को कहा इस साल जो चल रहा है। अब जितने भी नीचे बंदे हैं, चाहे वो मिडिल वाला हो, चाहे वो लोअर वाला हो, सबको अपने प्लान्स में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। यही है कोऑर्डिनेशन। क्या कि टॉप, मिडिल और लोअर तीनों में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तीनों एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं। जैसे दोबारा सुनिए, आपके टॉप मैनेजमेंट ने कहा कि 10% से प्रॉफिट बढ़ाना हो, सेल बढ़ाना हो, कुछ भी हो सकता है, तो मिडिल लेवल, लोअर लेवल को भी अपने प्लान्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा। अगर वो चेंज नहीं कर रहा तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं परफॉर्म कर रहे। इसलिए प्लानिंग के अंदर जो भी टारगेट सेट करा है, हर चीज को चेंज करना पड़ेगा नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यही है कोऑर्डिनेशन। यहां पर भी यूज हो गया। चलिए अब समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में कैसे यूज होता है। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, उन सब का अरेंजमेंट किया जाता है। अब मान लीजिए आपकी फर्म में जितनी कैपिटल होगी या फिर जितना पैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप रिसोर्सेस का अरेंजमेंट कर सकते हो। अगर पैसा ज्यादा है तो आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पैसा कम है तो आपको कुछ अमाउंट कम इन्वेस्ट करनी होगी। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। कैसे? जितना पैसा उतनी इन्वेस्टमेंट, ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दीजिए, कम पैसा है आपके पास तो इस तरीके से रिसोर्सेज और पैसे दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात इसमें और ऐड हो सकती है कि यहां पर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए आपके टॉप मैनेजमेंट ने ये कहा सेल्स मैनेजर से कि आपको सेल्स इंक्रीज करनी है इस साल, तो टॉप मैनेजमेंट को, मिडिल लेवल को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि सेल्स बढ़ानी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थोड़ी सी अथॉरिटी भी प्रोवाइड कर दे। अथॉरिटी इन द सेंस कि उसे डिस्काउंट देने की पावर हो, वो फ्री सैंपल थोड़े से बांट सके ताकि सेल्स को आगे इन फ्यूचर में इंक्रीज कर सके। तो ये हो गई बात ऑर्गेनाइजिंग के अंदर किस तरीके से कोऑर्डिनेशन यूज होता है। चलिए समझते हैं स्टाफिंग के अंदर क्या होता है। मान लीजिए स्टाफिंग की बात करी जाए, मान लीजिए आपके यहां पर ये 3 प्लेस वेकेंट हैं, खाली पड़े हुए हैं, तो आप इन प्लेस पे जॉब प्रोवाइड करोगे। मान लीजिए इस बंदे को आपने यहां पर जॉब दे दी, इस बंदे को यहां पर प्लेस कर दिया, इस वाले को भी आपने यहां पर प्लेस कर दिया। अब यहां पे एक चीज समझने वाली है
कि एक राइट प्लेस है, या जो प्लेस है इस प्लेस पे सही बंदा ही बैठा हो, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना, मतलब वेकेंट पोस्ट और जो आपने बंदा उसके लिए लेके आए हो पोस्ट के लिए, वो दोनों एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। इन शॉर्ट, राइट पर्सन इन द राइट प्लेस ही कोऑर्डिनेशन कहलाएगा स्टाफिंग के अंदर। चलिए समझते हैं डायरेक्टिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे यूज होता है। डायरेक्टिंग के अंदर मान लीजिए आप अपने वर्कर को मोटिवेट कर रहे हैं, उसे लीड कर रहे हैं, उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इनके बीच में भी अच्छा तालमेल होना जरूरी है। आप टाइम टाइम पे वर्कर से कम्युनिकेट करें, आप वर्कर को समझे, उसे इंसेंटिव दे, फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, उसे अच्छे तरीके से लीड करें। ये सारी की सारी बात कोऑर्डिनेशन की है जो डायरेक्टिंग के अंदर कवर अप होगी। डायरेक्टिंग का मतलब ये है कि एक्चुअल वर्क आपका स्टार्ट हो गया है। अब समझते हैं कंट्रोलिंग के अंदर किस तरीके से कोऑर्डिनेशन का यूज होता है। मान लीजिए आपने 10% सेल इंक्रीज करने का टारगेट सेट करा और आपने ये टारगेट अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन देखते हुए सेट करा है। ठीक है, मान लीजिए आपने 9% से सेल इंक्रीज कर दी फ्यूचर में, तो इन शॉर्ट कंट्रोलिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन इस तरीके से यूज होगा कि भैया जो आप सेट कर रहे हो वो इस तरीके से सेट कीजिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन को देखते हुए। मतलब कोई भी ऐसा टारगेट आप मत सेट कर दीजिए जो अचीवेबल ना हो। मान लीजिए एक बच्चा 80% वाला है, उसने टारगेट सेट कर लिया कि मुझे तो 95 प्लस लेके आने, तो कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ी मुश्किल होगी और वो एक अनअचीवेबल टारगेट भी उसके लिए हो सकता है। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन इस तरीके से यूज होगी कि जो टारगेट आप सेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने प्लान्स को बनाइए। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि जो आपने टारगेट सेट करा है क्या वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एक फर्म के लिए अचीवेबल है या नहीं। आपको अचीवेबल टारगेट ही सेट करके चलना है। अगर आप अनअचीवेबल टारगेट सेट कर लोगे तो वो कभी भी अचीव आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपने जो टारगेट सेट करा है और जो अचीव करना है उन दोनों के बीच में अच्छी तालमेल होनी चाहिए। कभी कभी पेपर में आपसे ये पूछ लेंगे, बताइए मैनेजमेंट की एसेंस क्या है। एक नंबर में क्वेश्चन बनता है, दोबारा सुनिए, आपसे पूछेंगे कि मैनेजमेंट की एसेंस क्या है। तो मैनेजमेंट की एसेंस कोऑर्डिनेशन है। याद कर ले, रट्टा मार ले, सीबीएसई में क्वेश्चन आ भी चुका है। अब कभी कभी ये भी कह देते हैं कि भैया जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट का एक सेपरेट फंक्शन है, एक अलग से फंक्शन है। ऐसा कभी नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का सेपरेट फंक्शन नहीं है, वो सोल है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी कोऑर्डिनेशन, 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 हर जगह कोऑर्डिनेशन है, इसलिए इसे कह दिया सोल ऑफ मैनेजमेंट। चलिए पढ़ते हैं अब नोट्स में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले डेफिनेशन समझिए क्या होती है। कोऑर्डिनेशन इज such an important activity that it has been called the essence of management। इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है मैनेजमेंट की, इसलिए कह दिया गया कि ये एक एसेंस है मैनेजमेंट की। Sometimes coordination is considered as separate function of management, but actually it is essence of management because it is integral part of every function of management। मैनेजमेंट की एसेंस है, सोल है क्या? कोऑर्डिनेशन। क्यों भैया? प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग में भी कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग में भी कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग में भी कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग में भी कोऑर्डिनेशन, हर जगह कोऑर्डिनेशन। इसलिए कह दिया गया कि ये एक सोल है मैनेजमेंट की। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखे हुए हैं पॉइंट्स। इन प्लानिंग coordination is required between the superior plans and the supportive plans।
ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड इट्स मेंबर। अभी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए टॉप लेवल ने 10% से प्रॉफिट इंक्रीज करने को कहा, तो ये हो गया सुपीरियर प्लान। आपके मिडिल वाले को लोअर वाले को दोनों को अपने प्लान्स के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, तो ये हो गया सपोर्ट करना। सुपीरियर प्लान को सपोर्ट करेंगे आपके सपोर्टिव प्लान्स। For example, departmental level will also make the required changes in their plans. आपके टॉप लेवल ने कुछ भी चेंज करने का सोचा, किसके अंदर, प्रॉफिट मान लीजिए इंक्रीज करने के लिए सोचा, तो आपके मिडिल लेवल लोअर लेवल को भी अपने प्लान्स के अंदर चेंज करने पड़ेंगे, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था। चलिए पढ़ते हैं अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। इन ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन वेरियस रिसोर्सेज। मैंने बताया कि रिसोर्सेज और पैसे के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आपके रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, मशीन, फाइनेंस, इक्विपमेंट। ये कुछ आपके रिसोर्सेज हैं जिनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। क्या लिखा है एग्जांपल में, पढ़ते हैं। Amount of finance decides the arrangement of various resources। जितने पैसे आपके पास हैं वो ही डिसाइड करेंगे कि आप कितने रिसोर्सेज को परचेज कर सकते हो। ऑल्सो रिलेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोऑर्डिनेशन के ही अंदर यूज होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। अथॉरिटी मतलब होता है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है उस पावर को यूज करके आपको टास्क को परफॉर्म करना है। मैंने बताया था कि मैनेजमेंट चाहता है सेल इंक्रीज हो, तो आपको सेल्स मैनेजर को भी थोड़ी सी छूट देनी पड़ेगी ताकि वो सेल को इंक्रीज कर दे, चाहे वो डिस्काउंट दे, फ्री सैंपल दे, कुछ भी हो सकता है वो। पढ़ते एग्जांपल क्या लिखा है। टू अचीव द सेल्स टारगेट द टॉप लेवल गिव्स अथॉरिटी टू सेल्स मैनेजर फॉर यूजिंग सेल्स इंक्रीमेंटल टूल्स। क्या हो सकते हैं वो? लाइक एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट एटसेट्रा फॉर अचीविंग सेल्स टारगेट। तो ये हुई बात ऑर्गेनाइजिंग की। चलते स्टाफिंग पे क्या है। इन स्टाफिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। इन शॉर्ट, सही बंदा सही जॉब पर ही बैठा हो, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। इन डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। अभी बताया लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए रिलेटेड टू वर्कर या फिर रिलेटेड टू जो भी बंदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। आपके मैनेजर्स के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो ताकि वो वर्करों को समझा सके, उनकी बात सुन सके, उनके ग्रीवेंसेस दूर कर सकें। एंड लीडरशिप क्वालिटीज फॉर गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर। और ऐसी बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटीज हो ताकि आपके वर्कर को कोई भी दिक्कत ना हो आपकी परफॉर्मेंस से या फिर आपके कोई भी काम से, कोई भी चीज से। नेक्स्ट, इन कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द सेट स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो भी आपने टारगेट सेट किया है और जो आप अचीव करना चाहते हो अपने परफॉर्मेंस से, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, सेट अ टारगेट विच कैन इजीली बी अचीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। आपको इस तरह का टारगेट सेट करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस टारगेट को इजीली अचीव कर सके। तो ये था आपका टॉपिक, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इन पांचों फंक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन का यूज होगा। आप इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें क्योंकि भैया 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में इससे पूछा गया है। रट्टा मार ले, समझ ले ध्यान से। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये सारी बातें आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, फिर भी टॉपिक है तो पढ़ना तो है ही।
सबसे पहली हेडिंग आती है इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट। आपका कोऑर्डिनेशन जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है। चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हो उन सबको एड ऑन करेगा, जोड़ेगा। कौन? कोऑर्डिनेशन। चलिए पढ़ते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। Big business enterprises have several departments performing specialized function। बिग बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो अपने आप में स्पेशल होते हैं। लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन एक्सेट्रा। The activities of these departments are guided toward the organizational objective थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये सारे डिपार्टमेंट को गाइड किया जाता है, समझाया जाता है, किसके बिहाफ पे? कोऑर्डिनेशन के बिहाफ पे। चलिए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है बेटर रिजल्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर चीजें अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेटेड हैं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलना तय है। अच्छे परिणाम तभी मिलेंगे जब आपने हर चीज को स्टेप बाय स्टेप कोऑर्डिनेशन के साथ फॉलो किया होगा। अगला, इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। अगर आपकी चीजें कोऑर्डिनेटेड हैं, कोऑर्डिनेशन फॉलो कर रहे हो, तो इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी का मतलब होता है आप बेहतर तरीके से रिसोर्सेस को कम वेस्ट करके ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हो। इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी एक फर्म के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी का ध्यान नहीं रख रहे तो आपको इन फ्यूचर में ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं दोनों पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं नोट्स के अंदर। थ्रू कोऑर्डिनेशन कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स आर अवॉइडेड। अगर आपकी चीजें कोऑर्डिनेटेड हैं बेस्ट पॉसिबल वे में तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो सकता। द टाइम एंड एनर्जी सेव्ड एंड यूटिलाइज्ड इन क्रिएटिव वे। आपका टाइम, आपकी एनर्जी बेस्ट पॉसिबल वे, क्रिएटिव वे के अंदर यूटिलाइज की जाएगी। किसके अंदर? बेटर रिजल्ट के अंदर। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, इकोनॉमिक एंड एफिशिएंसी। कोऑर्डिनेशन लीड्स टू इकोनॉमिक एंड एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय अवॉइडिंग डिले, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपकी चीजें कोऑर्डिनेटेड हैं तो काम में डिले नहीं होगा, वेस्टेज कम होगी, जिससे कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। चलिए अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेशलिस्ट। मान लीजिए कोई बंदा किसी काम को करने में स्पेशल है, माहिर है, लेकिन आप उसे अच्छे तरीके से वो आउटपुट निकलवा ही नहीं पा रहे, उसे अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं दे रहे जिससे वो अपनी स्पेशलिटी आपको शो करके दिखाए। तो कोऑर्डिनेशन आपकी स्पेशलिटी को इंक्रीज करती है। चीजें कोऑर्डिनेटेड हैं तो आप कहीं ना कहीं स्पेशलिटी को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करेंगे। चलिए पढ़ते हैं नोट्स में क्या लिखा है ये वाला पॉइंट। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट इन डाइवर्स फील्ड। नई नई ऑर्गेनाइजेशन या फिर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड के अंदर स्पेशल हैं अपने आप में ही। देयर एफर्ट्स नीड टू बी इंटीग्रेटेड इफ द सर्विस ऑफ such experts are to be utilized in best possible way। मतलब अगर आप किसी बंदे की स्पेशलिटी को यूज करना चाहते हैं तो वहां पर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बिहाफ पे ना तो वो काम कर पाएगा ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिल पाएगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मीटिंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। अब मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर से मीटिंग करनी पड़ती है या देखने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ये सारे कुछ इन्वायरमेंट हैं जो बिजनेस के वर्किंग पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालेंगे। तो आपको कोऑर्डिनेशन के थ्रू
इन सारे फैक्टर्स पे भी, इन सारे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस पे भी ध्यान रख के चलना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है नोट्स में। द टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस आर चेंजिंग रैपिडली। आपके ये सारे इन्वायरमेंट कंटिन्यूअसली बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं रैपिडली। Proper coordination of the operations of different departments can help in meeting these challenges effectively by creating adaptability. अगर आपने इन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं एडजस्ट किया तो आपको ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थी आपकी आज की क्लास। इस क्लास को अच्छे से बार बार देखिए, समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक इस क्लास में आपको समझाए हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।